हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आधुनिक भारत के इतिहास में अब तक हमने देख लिया था कि सामाजिक सुधार आंदोलन कैसे हुए विभिन्न। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्यवस्थित रूप से फ्रीडम स्ट्रगल कैसे स्टार्ट होता है इंडिया में। तो इसका सबसे पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय आंदोलन। इन राष्ट्रीय आंदोलन से तात्पर्य है कि पूरे भारत में एक साथ जुटकर ये जो कार्य किए जा रहे थे फ्रीडम के लिए, उन्हें ही राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो विभिन्न संस्थाएं बनाई जाने लगी थीं, विभिन्न कार्य हो रहे थे फ्रीडम के लिए। तो देखते हैं वे क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण रहे। तो ये सारे कारण वही सब हैं जो हम पहले देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियाँ जाती हैं। जैसे जब ब्रिटिशर्स ने साम्राज्यवादी विस्तार किया तो लोगों की क्षेत्रीय पहचान समाप्त होने लगी और एक केंद्रीय राजनीतिक प्रशासनिक संरचना स्थापित कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। और इसी संरचना ने भारतीयों को एकजुट किया, जिससे वे एक साथ आकर आंदोलन में भाग ले सके। और फिर आगे ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों ने भारत के लोगों को ऋणग्रस्त कर दिया था। यहाँ अकाल पड़ने लगे थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी। इसका सारा कारण भारतीय समझ गए थे कि ये ब्रिटिशर्स की नीतियाँ ही हैं, इसलिए वे एकजुट हुए। और फिर आगे संचार प्रणाली जैसे सड़क, रेलवे, डाकतार प्रणाली आदि कुछ ऐसे माध्यम हुए जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उनका आपस में संपर्क बढ़ाया, जिससे राष्ट्रीय चेतना जागी। और फिर ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ थी उसके माध्यम से भारतीयों को शिक्षा प्राप्त होने लगी और शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और यही शिक्षित वर्ग यह बात जानने में भी सक्षम हुआ कि किस तरह अंग्रेज अपनी नीतियों के माध्यम से भारत को लूट रहे हैं और भारत से धन की निकासी हो रही है। इसी के विरुद्ध ये जो शिक्षित वर्ग था ये लीडर के रूप में सामने आया। और इसीलिए ब्रिटिशर्स की संचार प्रणाली और एजुकेशनल पॉलिसीज़ को देखते हुए ये भी कहा जाता है कि भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े से पश्चिम की जंजीरें ही तोड़ दी। और फिर आगे चलकर जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसने भी भारतीयों में आत्मविश्वास और सम्मान की भावनाएं जगा दी थीं। लोग अब एकता पर बल देने लगे थे तथा स्वराज और स्वदेशी की मांग करते हुए विदेशी शासन की आलोचना भी करने लगे थे। और ये नारा भी दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए, मतलब राष्ट्रीय चेतना जाग गई थी अब। और उसके साथ ही भारतीय अब स्वशासन, लोकतंत्र, नागरिक अधिकार आदि जैसे विचारों को प्रचारित कर लोगों को जागरूक भी करने लगे थे। और इस जागरूकता को बढ़ाने में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अब आगे चलकर इन आंदोलन के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि जो वायसराय लिटन और कर्जन थे उनकी नीतियाँ इतनी बेकार थीं कि भारतीयों में बहुत गुस्सा भर गया था उनके विरुद्ध। और भारतीय जानने लगे थे कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं वे हमारे कभी नहीं हो सकते, हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें स्वदेशी ही रहना है। इसलिए अब राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा था। अब देखते हैं इनकी नीतियाँ कैसी थीं। जैसे लिटन ने जो है देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878 जो लाया था। फिर सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा कम कर दी थी। फिर भारत में अकाल होने के बाद भी दिल्ली दरबार का जो आयोजन कराया था उसके कारण जो धन का दुरुपयोग हो रहा था उसने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया था। अब इसी तरह कर्जन की नीतियाँ थी। जैसे उसी समय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया जिसने शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। दूसरी बात, कलकत्ता का नगर निगम अधिनियम जो सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता था। और कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन होता है जिसके विरुद्ध तो फिर पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। तो इन सब कारणों ने भारत को एक तो किया ही, लेकिन अब एक कारण और आता है कि लॉर्ड रिपन जो थे उनकी नीतियां भारतीयों के प्रति बहुत अच्छी होती थीं। और इन्हीं के समय होता है इल्बर्ट विल विवाद। लॉर्ड रिपन चाहते थे कि भारतीय जो जज हैं वो यूरोपियों का मुकदमा भी सुन सकते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं यदि उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी कार्यवाही भारतीय जज भी कर सकते थे। लेकिन सभी अंग्रेज़ों ने मिलकर लॉर्ड रिपन का विरोध किया तो मजबूरन इन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा। और यही अंग्रेज़ों की नस्लवादी भेदभाव के स्वरूप को दिखाता है। और रिपन के इस अच्छे कार्य ने भारतीयों को अब अंग्रेज़ों का सही चेहरा दिखा दिया था और अब भारतीय इनके विरुद्ध इकट्ठा होने लगे थे। तो ये सब थे राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय होने के कारण। अब देखते हैं ये आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कैसे चलाए गए।
तो अभी थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई। तो सबसे पहले 1836 में बंगाल में बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना होती है। फिर 1838 में बंगाल में ही लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जाती है। फिर आगे 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसके पहले अध्यक्ष होते हैं राधाकांत देव। फिर आगे चलकर 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होती है, जो दादा भाई नौरोजी करते हैं। इनका उद्देश्य था कि जो भारतीयों की समस्याएं हैं और उनकी मांगें हैं, उसको इंग्लैंड में उपस्थित जनमत के सामने रखना और वहाँ की समस्याओं से इंग्लैंड के लोगों को परिचित कराना। फिर आगे चलकर 1875 में इंडिया लीग की स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष करते हैं। फिर 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस करते हैं। ये कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कही जाती है। फिर 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू मिलकर करते हैं। तो ये सारे तो लगभग सभी कुछ क्षेत्रीय संगठन थे, लेकिन अखिल भारतीय रूप से यदि किसी ने लीड किया था तो वो था 1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। तो जो कांग्रेस वर्ड है ना, वो यूएसए से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। अब इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। इसका आरंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। फिर आगे दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था। इसका पहला सम्मेलन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने की वजह से बॉम्बे में पहला सम्मेलन किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और पहली जो बैठक हुई थी बॉम्बे में, उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और 1887 में मद्रास अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तो दो विवाद सामने आए। पहला सेफ्टी वॉल थ्योरी, दूसरा तड़ित चालक का सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल जो थ्योरी थी वो लाला लाजपत राय ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस है ये वायसराय डफरिन की मस्तिष्क की उपज है। अब लाला लाजपत राय यंग इंडिया में अपना लेख लिखते हुए कहते हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ए.ओ. ह्यूम, वो भी तो एक अंग्रेज ही हैं। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना सिर्फ इसलिए होने दी ताकि जब पूरे भारत में विद्रोह हो तो उस विद्रोह का पता इस कांग्रेस के माध्यम से पहले ही लगाया जा सके और उसका आसानी से दमन भी किया जा सके। लेकिन लाला लाजपत राय जी का ये कथन उतना सही नहीं बैठता, क्योंकि डफरिन को तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में पहले सूचना ही प्राप्त नहीं हुई थी, और जब डफरिन को सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने इसे मुट्ठी भर लोगों का समूह कहा था। मतलब उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था कांग्रेस की स्थापना से। अब आगे कांग्रेस की स्थापना को लेकर दूसरा सिद्धांत आता है तड़ित चालक का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये कहते हैं कि सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीय नेताओं ने ह्यूम का प्रयोग किया है। इनका मानना था कि यदि एक अंग्रेज जो ए.ओ. ह्यूम थे वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होते तो बहुत पहले ही अंग्रेज इस संस्था का दमन कर चुके होते। अब इन सब चीज़ों से ये तो साफ होता है कि भले ही कांग्रेस की स्थापना में विभिन्न विवाद रहे हों, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से ही पूरे भारत के लोगों को अखिल भारतीय संगठन के रूप में एक मंच मिल गया था, जहां पर खड़े होके लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी बातें रख सकते थे और अपनी मांगें प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये थी सारी कहानी कांग्रेस के बारे में, और यहीं से अखिल भारतीय रूप से विभिन्न आंदोलनों की शुरुआत सिस्टमैटिक तरीके से होती है। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो उदारवादी आंदोलन पर होगा। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।